नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हमारे सामने दो ऐसी घटनाएं सामने आईं जिसमें हमने दो बच्चों की दर्दनाक कहानी को पढ़ा। ये दो बच्चे हंसते खेलते अपने स्कूल गए थे, लेकिन वहां स्कूल में टैंक में गिर गए, एक पानी के टैंक में गिर गए और एक सेफ्टी टैंक में गिर गए और गिरने से डूबने से उनकी मौत हो गई। ये घटनाएं पहली घटनाएं नहीं हैं। पहले भी देश में स्कूलों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बहुत बार घटनाएं रिपोर्ट होती हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती। आखिर हमारे बच्चे स्कूलों में कितने सुरक्षित हैं? वो स्कूल के कैंपस के अंदर या फिर बसों में जो कि स्कूल से वो करते हैं, वैन्स करते हैं, उनमें कितने सुरक्षित हैं? आज यही बड़ा सवाल हम चर्चा में उठा रहे हैं और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशेष मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे कराएं। हमारे साथ अशोक कुमार पांडे जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के और चेयरमैन हैं नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के। आपका स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब हैं जो कि प्रिंसिपल हैं SDMC स्कूल दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इंदिरा यादव जी हैं जो कि पूर्व निदेशक रह चुकी है MCD स्कूल्स की। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ SK भट्टाचार्य साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं एक्शन कमेटी फॉर अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका भट्टाचार्य जी। और हमारे साथ यहाँ पर ऋतु वजीर चंद जी हैं जो कि अध्यापिका हैं, लवली पब्लिक स्कूल से आते हैं। आपका स्वागत है ऋतु जी। और डॉक्टर संदीप वोहरा हमारे साथ हैं, जाने माने मनोचिकित्सक। तो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, पर इससे पहले आइए जरा विगत की कुछ घटनाओं पर नजर डाल लें जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में दो अलग अलग हादसों में स्कूल परिसर के भीतर दो बच्चों की मौत के समाचार सामने आए। पहला हादसा MCD स्कूल कापसहेड़ा का और दूसरा रेहान स्कूल वसंत कुंज का है। अंकित की मौत कापसहेड़ा स्कूल के सेप्टिक टैंक और दिव्यांश की मौत रेहान स्कूल के पानी के टैंक में गिरने के कारण हुई। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल स्वाभाविक तौर से देश के तमाम सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में तय सुरक्षा मानकों के अभाव के सामने आए कि क्या स्कूलों की इमारतें, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से मुकम्मल हैं? यही नहीं, सवाल बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्कूलों की लापरवाही के भी उठे कि आखिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारे स्कूल प्रशासन कितने सजग हैं। कुछ बुनियादी बातें जैसे क्लासरूम में बच्चे की हाजिरी पर निगरानी, स्कूल के गेट और परिसर में सुरक्षा कर्मियों की चौकसी, स्कूल बसों में टीचर का होना और सीनियर टीचर या हेडमास्टर द्वारा शिक्षण कार्य के दौरान कक्षाओं का मुआयना, ये कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो बच्चों को स्कूल में महफूज रखती हैं। बच्चों के साथ स्कूल में यौन शोषण के किस्से भी अब आए दिन सुनने को मिलते हैं। क्या सरकारी, क्या गैर सरकारी, मासूम बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% बच्चे स्कूलों में यौन शोषण का शिकार होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल ही में बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण पर चिंता जताते हुए सरकार से कहा कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को कठोर सजा देने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि कानून में संशोधन कर बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में अलग अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए। इस संबंध में अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है। अभिभावकों का दायित्व है कि वो अपने बच्चों के लिए घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि उनके बच्चे उनसे खुलकर बात कर सकें और अपने साथ होने वाली हर घटना को बेखौफ शेयर कर सकें। इसके अलावा जरूरत हर स्कूल में ऐसे सलाहकारों यानी काउंसलर्स की है जो बच्चों के मनोभावों को पढ़ सकें और उन्हें उत्पीड़न, खास तौर से शारीरिक उत्पीड़न के प्रति सचेत करें। तो बताइए, अगर बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और कुछ करने पर मजबूर करता है उससे ज्यादा। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अशोक कुमार पांडे जी। अशोक जी, अगर बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं होंगे तो कहाँ सुरक्षित होंगे? ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिस पे बहस करनी बेमानी लगती है। बिल्कुल। क्यों ये इस तरह का माहौल बन रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं प्रकाश में आए दिन आती रहती हैं? बिल्कुल, आपने जो ये प्रश्न उठाया और आपकी शुरुआती रिपोर्ट में जो चीजें देखने को मिली और ये बहुत दिनों से ये बातें आ रही हैं और इस सब ने हम सभी लोगों को बड़ा उद्वेलित सा किया है। और आप कह रहे हैं कि बहस तो बेमानी है। बहस इस पे ये नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों हो रही है, बहस इस पे होनी चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे इस पे नियंत्रण पाया जाए।
और मेरे समझ में जो कुछ मैंने सोचा, ये मुझे लगता है कि हमारे अंदर बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो एक संस्कृति पैदा हो जानी चाहिए, उसका अभाव नजर आता है। क्योंकि हम समझते हैं अगर बच्चे स्कूल में आते हैं, वो अपनी कक्षाओं में चले जाएंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, हम ये मान के चलते हैं कि सुरक्षा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। अपने मन स्थिति से इस बात को निकालने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी शारीरिक सुरक्षा या और सारी बातें जो आपकी रिपोर्ट में बताई गई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और इसलिए मैं समझता हूं जैसे पॉस्को एक्ट आया है, जिससे कि हम सेक्सुअल अब्यूजेस को तो कंट्रोल कर पाने में कुछ हद तक सक्षम होंगे, लेकिन ये सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक, रेलिंग से गिर जाना और इससे गिर के इतनी भयावह स्थिति आ जाना, ये बिल्कुल अवॉइडेबल है। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, और नहीं तो इसके बहुत ही भयावह परिणाम आ ही रहे हैं और सबको भुगतना पड़ेगा। तो अशोक जी, क्या वजह है, अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें, आप भी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इतना मोटी फीस लेते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं, महंगे महंगे ब्रोशर छपवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो ये बेसिक चीजें हैं उनकी तरफ स्कूलों का ध्यान नहीं जाता? शायद इसकी वजह ये है कि माँ बाप तो 24 घंटे स्कूल में बैठे नहीं है, वो देख भी नहीं रहे हैं कि आखिर स्कूलों में क्या सेफ्टी इंतजाम है। तो क्या इसी का फायदा उठा रहे हैं स्कूल और लापरवाही कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में वो एक अलग मुद्दा है। इस वक्त तो हमें ये बड़ा एक संवेदनशील ये मामला है, हमें उस मामले को ही देना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि क्या कोई विद्यालय फ्री में पढ़ाए तो वो क्या बच्चों को लाके सेफ्टी टैंक में डाल देगा? नहीं। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना। तो हम अभी उसको फीस से ना जोड़ें। फीस लेना ना लेना अलग बात, लेकिन बच्चा अगर हमारे पास आ गया तो उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सही, लेकिन वो तो हमें करना ही है। ये मतलब है कि मतलब आपके पास पैसा भी है करने के लिए, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास संसाधन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। क्यों नहीं, विल नहीं है। वही मैंने कहा ना, ये संस्कृति की कमी है, जिम्मेदारी की कमी है, और इन दोनों चीजों का समावेश होना चाहिए, और ये अब होगा ही। हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं SDMC स्कूल दिल्ली से। आप क्या मानते हैं, खासतौर से अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, जैसे कि अभी अशोक जी कह रहे थे कि भाई अगर पैसे लेके नहीं पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सेफ्टी टैंक में डाल देंगे बच्चों को, सुरक्षा तो आपको वहाँ भी देनी है। पर सवाल ये है कि जहाँ पर इतने सारे बच्चे जो हैं भेड़ बकरियों की मानंद क्लासों में भरे हुए हैं, कौन सी सुरक्षा और कौन से ख्यालों की हम बात करते हैं? क्या वस्तु स्थिति है, खासतौर से इस तरह से अगर हम देखें? आपको ज़्यादा अनुभव है जिस चीज़ का। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, विद्यालयों के अंदर या तो टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं, या फिर उनको इस तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह या दूसरी चीज़ें सेमिनार वगैरह में अच्छे से नहीं बताया जाता है। मेरे ख्याल से बच्चों को सुरक्षित रखना, इसमें सेमिनार क्या बताएगा? क्योंकि सेमिनार में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है जी, उसमें उसके बहुत सारे उपाय, तरीके बताए जाते हैं टीचर्स को कि आपको एक बच्चे के साथ अगर हो रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे के साथ स्कूल में हो रहा है या स्कूल से घर तक हो रहा है, मतलब रास्ते में हो रहा है, या उसके घर में ऐसा हो रहा है। तो टीचर्स को अगर सेमिनार वगैरह या इस तरह की चीज़ों में जब बताया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो सचेत रहता है फिर उसके लिए जो है कि जिससे उसको ये पता लगे कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि सेक्सुअल हरासमेंट का मैंने नाम लिया है, तो उसमें तभी पता लगता है कि बच्चे के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो बच्चा स्कूल में मन लगाने में नहीं है, बल्कि एक क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें उसकी काउंसलिंग करने के लिए या तो काउंसलर को बुलाना होगा, या फिर अगर जो सेमिनार का मैंने नाम लिया है, सेमिनार के जरिए अगर टीचर्स का ये कहना है कि हमारे पास 45-50 बच्चे हैं, हमें कहाँ से इतनी फुर्सत है कि हम उनकी पढ़ाई देखें, सिलेबस देखें, कॉपियाँ जांचें और तमाम दूसरे काम करें कि हम बच्चे को पर्सनली अटेंड करें। मतलब ये बात सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर्स की बात नहीं कर रही मैं, कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की भी ये कंप्लेन रहती है कि साहब टाइम कहाँ से आएगा। पहले ये होता था कि टीचर हैं तो हमारे पास टाइम बहुत है, अभी उल्टा हो गया है, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। एक एक कमरे में 45, 50, 60 बच्चों की संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, बैठने का कोई सही इंतज़ाम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ
एक प्रधानाचार्य को अनुशासन में अपने टाइम का मैनेजमेंट, मतलब टाइम को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि सभी चीज़ों को देखना है, हमें सुरक्षा को पहले देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें फाइलों के वर्क में हम लगे रहते हैं, खासतौर से टीचर्स की आए दिन ड्यूटियाँ, आज यहाँ ड्यूटी है, आज वहाँ ड्यूटी है, और सरकारी स्कूलों में तो अल्पाहार ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर ये देखा जाए कि एक अल्पाहार है या दूसरी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों में व्यस्त रहकर अपने को ये मानते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम कक्षा के ज़्यादा बच्चों को ये सोचें कि नहीं हमारे पास तो हम काम करने के लिए या पढ़ाने के लिए हमारे वक्त नहीं है, ये बच्चों के साथ में अन्याय होगा। क्योंकि सुरक्षा पहले है, हमारे दायित्व है कि हम जब स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि स्कूल के अंदर बाथरूम है या छुट्टी के बाद बाथरूम में कोई बच्चा तो नहीं रह गया है, ये टीचर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं खुद ऐसा करता हूं, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं कि जिस वक्त छुट्टी होती है उसके 2-2 घंटे तक मुझे स्कूल में बैठना पड़ता है, क्योंकि नर्सरी के बच्चे के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो लेने आएंगे लेकिन नहीं लेने आ पाते हैं, स्टाफ चला जाता है, परंतु मैं बच्चों के लिए अपना दायित्व चलिए आप मानकर वहाँ रुकता हूँ। आप ऐसा काम करते हैं, वाकई आप ये मतलब काबिले तारीफ बात है। इंदिरा जी, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा सोचते या करते होंगे जैसे कि आप करते हैं। ये बताइए कि क्या ये जो सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, क्या इस चीज़ को हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही केसेस में जहाँ तक मैं समझती हूँ नेतृत्व की कमी रही है। नेतृत्व में बहुत सी बातें आती हैं। आप लीडर क्या हैं? लीडरशिप है ना, तो सब तरफ देखना होगा। और एक आपको उदाहरण देती हूँ कि एक बहुत वरिष्ठ अध्यापिका बहुत किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में थी और फिर दूसरे में उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। हम जब दोबारा मिले बहुत पतली हो गई थी, तो हमने कहा पतली, तो बोले कि क्या करें, 4 मंजिल ऊपर नीचे आता है, क्लास में जाके पढ़ाना थोड़ी है। जब तक सुबह से उन सारी मंजिलों के हर कोने में 2-4 बार आंख से नहीं देखते हैं तब तक तो चैन नहीं मिलता। क्यों? तो ये देखिए, सुबह आए, बैठ गए, हाँ, अपने कक्ष में, बल्कि 1-2 लोगों को और भी अपने साथ बिठा लिया, मुझे माफ करेंगे, विभाग वही था। बहुत अमूमन बात है, पूरा दिन देखा ही नहीं निकल के। मैं यहीं बैठ के, मैंने कहीं इंक्वायरी नहीं करी है, वो सेप्टिक टैंक कई दिनों से वैसा रहा होगा। और इन दोनों केसेस में एक एक्सट्रीम चीज काम कर रही है। मैं उस लीडरशिप वाली बात को तो आगे जरूर लेके जाऊंगी, एक उदाहरण दूंगी आपको, पर पहले ये बताती हूँ। एक केस में थोड़ा आत्मविश्वास अधिक था, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, मतलब वो जिस तरह का उनके चेहरे पर था, मुझे यहाँ जितने भी पब्लिक स्कूल के मेरे कोलीग्स हैं माफ करेंगे, कि मतलब ठीक है, मतलब कि कोई पेरेंट नाराज होगा तो कहीं और ले जाएगा, बिकॉज उनकी इस समय इतना मतलब उनकी डिमांड है कि वहां एक, मैं पीछे देख रही हूं कुछ वर्षों में, एक जिसमें हो गई, सब में नहीं होती कोई भी चीज, एपैथी है, ठीक है, और कितनी आसानी से बच्चा आसानी से नहीं पलता, बड़ी मुश्किल से बड़ा होता है। सोच के देखिए वो माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, इतना बड़ा उन्होंने किया और आपने उसे एक क्षण में खो दिया। तो जो एक रुझान ये हो गया है कि बच्चे अधिक हैं, देश में अच्छे विद्यालय कम हैं, तो आप जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पूरी प्रबंध पे ध्यान नहीं गया। और ये दूसरी बात कि वहां इस बात की थी, यहाँ इस बात की है कि इनके बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो ऐसे ही ट्रीट होंगे। अरे ठीक है, मतलब कि वो जो दोनों ही एक्सट्रीम लिमिट्स हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और एक दूसरा उदासीनता, सही बात, उनके कारण हुआ। और मैं एक बात आपका एक क्षण लूंगी जी। चाइना में हमने 10 दिन के लिए केवल स्कूल दिखाने के लिए लेके गए थे एक बार, तो बड़ी मुझे हैरानी हुई कि अध्यापक वरिष्ठ थे और प्रिंसिपल्स ऐसे चुस्त दुरुस्त यंग थे। तो यहाँ तो कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पे बनते हैं। जब गोडे मोडे दोनों चले गए तो आपको प्रिंसिपल बना दिया, न चले जा सके न जा सके, आंख भी कोई और कान भी कोई और, कहाँ से आएगा। पब्लिक स्कूल में तो देखिए फिर भी चयन की व्यवस्था है। तो अशोक जी तो यंग बहुत कूदफान, मैंने उनको भी, वो मेरे गुरु रहे भट्टाचार्य जी, मतलब वो जब जवान थे, अब तो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे थे जी। बहुत ये इतना ज्यादा इस काम में एनर्जी चाहिए एक विद्यालय के मुखिया होने के में। अब वहां पे क्या है कि आप लाइन में लगे आ गए, तो वहां पता लगा जैसे
एजुकेशन सर्विस है, आईएएस जैसे सेलेक्ट होता है ऐसे प्रिंसिपल सेलेक्ट होते हैं। तो आप फिर उसको लंबी चौड़ी 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मसूरी में आईएएस की होती है, तब वो प्रिंसिपल बनता है, तब बच्चे बनते हैं, तब आदमी बनता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे साथ एसके भट्टाचार्य जी, प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी फॉर अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। भट्टाचार्य जी, ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या मानते हैं आप, जैसे कि कह रही हैं कि अगर विल हो और प्रिंसिपल इस तरह का हो जो चल फिर सकता हो, चक्कर लगा सकता हो दिन में 5 बार ऊपर से नीचे, तो इन चीज़ों में कमी लाई जा सकती है? कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनके ऊपर हम लगाम नहीं लगा सकते? असल में बात यह है कि हमारे पास इस प्रकार की चेकिंग के कोई सिस्टम नहीं है जी। मैं कहूँगा कि अगर कोई हमारे पास सिस्टम हो तो उस सिस्टम को अगर सही से लागू की जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम जो आती हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल के कैंपस को देखें, हाँ। स्कूल के कैंपस में कहाँ कहाँ इस तरह की परेशानी आ सकती है। सिक्योरिटी गेट में आ सकती हैं, छत के ऊपर बच्चे चले जाते वहाँ हो सकती हैं, स्विमिंग पूल में हो सकती है, टॉयलेट ब्लॉक में हो सकता है, खुले मैदान में हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी बाउंड्री वॉल बने हुए, बाउंड्री वॉल छां कर कोई दूसरा उधर चला गया, यह भी हो सकती है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो, सिस्टम का मतलब है चेकलिस्ट, कि कौन कौन से एरियाज है जिस पर हमें ध्यान देनी है, कौन कौन से एरिया है जो रेगुलर डेली उसको चेकिंग करनी है, कौन कौन से एरियाज है जिस पे हम जाकर अपने स्टेट ऑफिसर को या टीचर्स को डिप्यूट करें, जाकर डेली उसको चेकिंग करें। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बाद अगर हर रोज प्रिंसिपल उसकी रिपोर्ट लेते हैं और उसके चेकलिस्ट को देखते हैं, सारी चीज़ों को उन्हें देखी है नहीं देखी है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती है स्कूल में काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कमी इस बात की है हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई चेक लिस्ट नहीं है, हमारे पास ये कोई अंदाज़ा नहीं है किस प्रकार की समस्याएं स्कूल में आ सकती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारे स्कूल में हैं। अगर इसकी पूरी जानकारी हमारे अध्यापक को हो, हमारे प्रधान अध्यापक को हो, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, हमारे साथ रितु जी हैं जो कि अध्यापिका हैं, लवली पब्लिक स्कूल से आते हैं। रितु जी, आप बताइए, टीचर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इंदिरा यादव जी ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल पे रखी है, लेकिन टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसकी क्लास से कोई बच्चा गायब है और टीचर को उसका पता ही नहीं है, तो वाकई टीचर पर ही सबसे पहले ध्यान जाता है। तो क्यों टीचर्स वो, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, कितनी इतना उनके पास काम है, वो भी क्या करें, तो वो समय नहीं दे पाती और एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। We have a system in which we have a book, we maintain a record in each class where the teacher, whoever comes there for the subject teacher, she takes an attendance of the present who are present in the class. So if we find any child who's missing, attendance तो सुबह होती है? No, we have every period we have an attendance subject wise. मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने बोला 2 बार attendance होती है, एक बार सुबह, एक बार जाने के बाद। We have every subject as well. We have every individual class has a notebook with the sections where the subjects are there, and we usually take an attendance mostly every day. But with recent happenings in the school, we have been ordered that we have to check every day if any child is missing or not. If he is or she is missing, we send children to find out where or the person is, and we bring him to books for that, because he has to be present in the class. First of all, he cannot bunk classes, and if he does, we take action. Secondly, with this attendance there, the child is not leaving the school, not leaving the class, he is very much there. So we do take precautions on that case. जी, तो अगर जैसे आप कह रही हैं, एक तो अटेंडेंस का इशू हो गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में जिसमें हमेशा खतरा बना रहता है बच्चों के साथ। खासतौर से हमने देखा है कि जब छुट्टी टाइम हो जाता है, उस वक्त जो भीड़ और भगदड़ मचती है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स। But if we have like children following the norms, they go in lines, they go in rows, they get down. We usually let the junior school go first, then the middle school, and then the seniors, so that they don't push each other. And secondly, we do maintain a lot of discipline in our school, because we need to, otherwise they'll be pushing, and especially in the classrooms when the boys they fight with each other. And we have marshals who are around the school who take precautions, and we see that during the recess and things like that, children are not misbehaving. So we have, and our CCTV cameras are all there. एक आदर्श स्थिति है जो कि आप कह रही हैं कि आपके स्कूल में मेंटेन होता है, अच्छी बात है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप वोरा साहब हैं, मनोचिकित्सक। डॉक्टर साहब, बच्चे बड़े चंचल होते हैं, वो एक जगह बैठ के नहीं रह सकते, और आजकल तो 3+ में तो एडमिशन हो जाता है। नर्सरी में 3+ का बच्चा आ गया, वो तो अभी ठीक से अपनी बात कहना भी नहीं जानता, वो बिग स्कूल में आ गया।
ऐसे बिग स्कूल में बच्चे कहीं भी आप मतलब वो भटक सकते हैं, जा सकते हैं, जैसे कि इस केस में भी हुआ कि साहब वो तो ऐसा ही था। तो इस तरह से कैसे हम इन चीज़ों को मतलब लेकर चलें ताकि हमारे बच्चे किसी दुर्घटना का शिकार ना हो? इसमें मैं अंडरलाइन करूंगा, आपने बोला कि इस बच्चे के बारे में बोला गया ऐसा ही था। देखिए, जैसे बीच में प्रिंसिपल साहब ने पहले बोला कि बहुत जरूरी है, एक तरफ हम शारीरिक सुरक्षा की बात करें, दूसरी तरफ मानसिक सुरक्षा की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सेमिनार की प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे, अवेयरनेस की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस ऑलमोस्ट निल है हमारी कंट्री में। आप देखेंगे एक बच्चा जो टिक के नहीं बैठ रहा, एक नॉर्मल तरीके से उसको देखा जाएगा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन के हिसाब से कि अगर ठीक से बैठ नहीं रहा तो उसके लिए मार्शल लाए जाएंगे, जो कि आई अंडरस्टैंड कि यही एक नॉर्मल फॉर्मेट है कि अगर आप एक शारीरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बट क्या कोई आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा टिक के बैठ क्यों नहीं रहा है? हाँ। अब इस बच्चे के लिए बोला गया था कि ये ऐसा ही था। अब ऐसा ही था का क्या मतलब है? और ये लेबल किया गया कि अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या थे कि बच्चे को ADHD था। तो कितने टीचर्स, कितने प्रिंसिपल्स हमारी कंट्री के समझते हैं ADHD क्या है? ADHD की डेफिनेशन फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अच्छा, एक बच्चा जो टिक के नहीं बैठ रहा, आज की डेट में प्रिंसिपल हो या स्कूल टीचर हो, योर आईज डोंट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। अगर आपको पता ही नहीं कि इस बच्चे को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे या उसको डराएंगे? और वही बात आप टीचर्स अपने उसके पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स भी मारेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास, हमारे क्लिनिक्स में जितने मेरे साइकेट्रिक दोस्त हैं जो चाइल्ड साइकेट्री में डील करते हैं एक्सक्लूसिवली, या जो बच्चों को देखते हैं, हमारे पास इतना बच्चा आता है किस तरह से कि बच्चा एक जगह टिक के बैठता है तो बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है, बच्चे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो पेरेंट्स जो हैं उसको मारते हैं। और कई बार आई एम शॉक्ड टू सी कि बच्चा स्लो लर्नर है और 10वीं 11वीं 12वीं तक अच्छे से स्कूल में पढ़ा है, ना कोई टीचर समझ सका कि इसकी काबिलियत नहीं है मेंटल पढ़ने की, ना पेरेंट्स समझ सके, और फिर वो साइकेट्रिक केस ही बनेंगे। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल हेल्थ, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बोला, मैं उनकी बात को बहुत अहमियत दे रहा था जब वो बोल रहे थे कि सेमिनार, उनका मतलब शारीरिक एक तरफ सेफ्टी के लिए तो आप अथॉरिटीज को बोल सकते हैं, आप 4 मार्शल्स रख सकते हैं। मानसिक सेफ्टी की जब बात आती है, एक बच्चा कैसे बता सकता है आपको कि उसका यौन शोषण हुआ है? मुझे कुछ महीने पहले का केस याद आया कि 2nd क्लास की लड़की को पेरेंट्स लेके आए और उनका जो उन्होंने बोला कि जो गार्ड था वो यौन शोषण कर रहा था। मैंने बोला कि आप जाकर कंप्लेन करिए, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं आपको पता है हमने कितनी मुश्किल से एडमिशन लिया है। हमने कहा आप चाहते हैं कि यौन शोषण होता रहे बच्ची का? बहुत मुश्किल से काउंसलिंग करके हमने उनको सॉल्यूशन सजेस्ट किए, फिर उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट किया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि साइकेट्रिक अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और दूसरी बात है पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वेजन है बच्चों की लाइफ में कि बच्चे रात की नींद तक कंप्लीट नहीं ले पाते हैं। हमें रिकमेंडेड, जो मेडिकल फील्ड में रिकमेंडेड 8 to 10 आवर्स की स्लीप है। 10 घंटे की नींद कौन सा बच्चा ले रहा होगा मुझे नहीं पता, बट बच्चे रात को जाते हैं, अपने पहले जाएंगे, फिर आज की डेट में 6th ऑनवर्ड्स कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। इतना प्रेशर है बच्चों पे। तो मेरे हिसाब से इस स्टेज पर आज की डेट में साइकोलॉजिकल सर्विसेज टू द स्कूल्स, जैसे कि CBSE ने बोला है कि काउंसलर्स आर मैंडेटरी, बट अब काउंसलर्स मैंडेटरी कह रहे हैं, आप करके देखिए काउंसलर है कितने क्वालिफाइड हमारी कंट्री में? हर स्कूल चाहे तब भी नहीं ला सकता, और जो काउंसलर रखे जाते हैं उनको फिर वो जब टीचर नहीं होती तो वहां पे ड्यूटी लगा दी जाती है दूसरी। तो इट इज हाई टाइम वी अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन अ होलिस्टिक वे। इट इज नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल सिक्योरिटी ऑल्सो विच इज रिक्वायर्ड। अगर हम चाहते हैं बच्चों को कल को अच्छी नस्ल के बड़े एडल्ट बने, तो इन चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी है। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मेंटल सिक्योरिटी भी चाहिए, सिर्फ शारीरिक सिक्योरिटी ही नहीं चाहिए, ये मेंटल सिक्योरिटी भी ज़रूरत है जो कि हमारे स्कूलों में होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं और जनता जनार्दन से भी उनकी राय पूछते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें। You think you've seen it all? Think again. Behind the silence of the deepest oceans lies the strength of a mighty force.
A force whose bravest rise from the darkest depths when the world sleeps. Far away from city lights, proudly for the glory of white. Watch navies of the world united through oceans at the International Fleet Review at Visakhapatnam. आ गया राजू बेटा, हम सब 10 फरवरी सुबह रेलगाड़ी से तुम्हारी मौसी के घर जाएंगे। 10 फरवरी को? पर उस दिन तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। अरे हम सब 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। राजू ठीक कह रहा है, उस दिन स्कूल में सब बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। पर कृमि नियंत्रण करना क्या इतना जरूरी है? हाँ, कृमि बच्चों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खा लेते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में खून की कमी, कुपोषण और वृद्धि में रुकावट आती है, जिसके कारण बच्चे की सेहत, शिक्षा और कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। पर मेरी छोटी बेटी तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों और स्कूल ना जाने वाले बच्चों को यह दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलवाई जा सकती है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हम मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान, पीने का पानी रखो साफ उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा में। आप देख रहे हैं और हमारे साथ अशोक अग्रवाल जुड़े हैं, जो कि जाने माने वकील हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, आपने तो काफी कानूनी लड़ाइयां भी लड़ रही हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। ये बताइए कि ये जो स्कूलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसका कि ये चीजें हो रही हैं और बहुत बार तो रिपोर्ट ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ हो रहा है? देखो, एक तो ये दोनों जगह होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी प्रॉब्लम है और सरकारी स्कूल में भी प्रॉब्लम है। कभी स्कूल की बस के नीचे कुचल जाता है बच्चा, कभी उसकी पिटाई में कुछ हो जाता है, कभी जो है वहां पर वाटर टैंक के अंदर डूब जाता है। बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ कहीं कुछ होता रहता है। तो मुझे कभी मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि कानून के अंदर भी और व्यवहार के तौर पे भी जितने समय बच्चा स्कूल की अंदर होता है वो स्कूल की ड्यूटी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, 97 में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो स्कूल का बच्चा 7-8 साल का बच्चा, वो इसलिए स्कूल से बाहर आ गया क्योंकि स्कूल में पानी नहीं था और सड़क पार करके वो पानी लाना चाहता था पीने के लिए, और जैसे ही वो बाहर निकला उसको 4 व्हीलर ने वहीं क्रश कर दिया। उसका कोई गेट जो था उसको कोई मैन करने वाला नहीं था, और फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट में आया। वो शायद मेरे ख्याल से देश का पहला केस था और कोर्ट ने जो है 2 लाख रुपया जो है पेरेंट्स को कंपनसेशन ऑर्डर किया। और उसके बाद जब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट गया उसके अपील के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपने स्कूल में पानी तक भी नहीं दे सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सेंसिटिवनेस टीचर के अंदर कितना है, स्टाफ के अंदर कितना है। एक तो हम लोगों के अंदर हमारे देश में हम जो लोग हैं कभी कभी तो बड़े सीरियस हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन सीरियस रहते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है जब घटना घटती है तो वो सब एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है ये जो ढील देने वाला काम है ना,
वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जिम्मेदार है इस सब चीज़ों के लिए। जी, हमारे साथ में चर्चा में बहुत सारे हमारे यंग दोस्त बैठे हुए हैं। आइए ज़रा उनसे बात करें। स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ हैं और जाने उनके एक्सपीरियंसेस। तो ज़रा हाथ उठाइए, कौन कौन बात करेंगे। पहले तो मैं जाऊंगी जो स्कूल के बच्चे हैं। कौन बोलेगा, बताओ। तुम बोलोगे? इधर तुम बोलोगे, बताओ। क्या स्कूल में आपको लगता है कि आप सेफ हैं? हाँ, मैं सेफ हूँ स्कूल में। लेकिन जो इस तरह की चीजें होती हैं, कभी आपके आसपास आपने देखी घटती हुई? नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा कोई मेजर वो नहीं हुआ। ओके, छोटा मोटा चलता है? वो चोट लग गई गिर के। ओके, अच्छा, हाँ आप बताइए। पाकिस्तान में जो स्कूलों पे जो आतंकवादी हमले हुए, हम इसके लिए कितना हद तक तैयार हैं। और मैम ने, जैसे सर ने भी बोला, इतनी सेफ्टी हमारे पास है, स्कूलों में सुविधाएं हैं। ये बाकी स्कूलों में कितने स्कूलों में है ये तो दिल्ली की केवल हम जो है हाईफाई स्कूलों की बात कर रहे हैं। हम तो बाहर तो निकले ही नहीं है अभी दिल्ली से, और हमें तो बाहर निकलने की जरूरत ज्यादा है। और एक जो ऑपरेशन जो निर्भीक है, वो पूरे जो है दिल्ली से बाहर भी उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। ओके जी, हाँ बताओ। इवैक्यूएशन सिस्टम जो हमारे एक बिल्डिंग्स का होना चाहिए, वो कितना एफिशिएंट है। इसके अलावा एजुकेशन सेस का कितना % हम सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हम उसको इंश्योर नहीं कर रहे हैं अभी। और फिर जब हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो केवल बच्चों के लिए क्यों, टीचर्स के लिए भी होना चाहिए। साइकोलॉजिकली हम उनको देख सकते हैं। बिल्कुल तो काफी जी। ज़्यादा है। हाँ, आप बताओ बेटा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर हम कुछ चीज़ें करते हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए उसके बारे में कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में उसकी अच्छाई भी होती है और उसकी बुराई भी होती है। आप बताओ, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए कैसे देखते हैं आप? हमारे स्कूल में मतलब उनके लिए अलग सेक्शन है, बेसमेंट पूरा मतलब नर्सरी और प्रेप को अलॉट किया हुआ है। उसके बाद उनकी क्लास में डबल टीचर्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल मतलब हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन देने के लिए। ओके, तो आपको लगता है कि वो वहाँ पर आपके स्कूल में सेफ्टी ठीक है? हाँ बताइए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मैं किसी गांव से आता हूँ, एक रिमोट विलेज से आता हूँ। जो मेरे स्कूल की लोकेशन थी जहाँ बना हुआ था, वो बिल्कुल हाईवे पे बना हुआ था। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है, NH1 है, उसके बिल्कुल वहीं पे बना हुआ था। और वहाँ पे कोई सबवे नहीं था, कोई पुल नहीं था, तो हम उस बचपन में उसको पार करके ही जाते थे। गर्मी में चलो मान लीजिए, लेकिन सर्दियों में धुंध होती थी, धुंध में भी उसको पार करके जाते थे। एकदम हाथ पकड़ के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ भी है, कोई मतलब मौत नहीं हुई है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। और कोई फर्स्ट एड का मुझे नहीं लगता है स्कूल्स में ऐसा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, मॉक ड्रिल की जाती है कुछ रक्षा। बिल्कुल, अभी एक और बच्चे का मामला भी तो प्रकाश में आया, जिसने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि मेरे को रेल की पटरियां पार करनी पड़ती हैं स्कूल जाने के लिए। ये सब स्थितियां हैं जी। हाँ, आप और कौन? हाँ, इधर बच्चों को दो जरा। आप बोले। एक सवाल है अशोक जी से कि सर आपको क्या लगता है कि जैसे मिड डे मील स्कीम राइट टू एजुकेशन के अंडर है, वैसे कोई सिक्योरिटी का प्रोविजन भी होना चाहिए राइट टू एजुकेशन के अंडर? सिक्योरिटी है ना, उसमें लिखा कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश के टीचर्स इसको मुद्दा बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें मारने का अधिकार नहीं दोगे तो हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो इसी आर्गुमेंट पता नहीं, मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ जी। तो अशोक जी, मिड डे मील खाकर कितने लोग बच्चे जो हैं बीमार पड़ते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू है। देखिए, मिड डे मील बच्चे को मिलना चाहिए। आज न्यूट्रिशन जो देखने को मिला है कि दिल्ली जैसी जगह में मिलना तो चाहिए, पर वो दिल्ली जगह में भी 25-30% बच्चे सुबह खाली पेट आते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में क्या हालत है वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे चीज के अंदर मिड डे मील उसको मिलना चाहिए, लेकिन केयरलेसनेस है ना, जिसकी जिम्मेदारी वो जो लेडी या जेंट अब खाना बना रहा है, वो अपने बच्चे के लिए भी ऐसे करता है क्या? बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर हम ये समझने लगे ना कि ये जो भी देश का बच्चा है ना, वो मेरा बच्चा है, तो मुझे लगता है सारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। I would just like to say that in our school there's swimming pool, and swimming pool have safety marshals like lifeguards and tubes, but many of the schools do not have. So what about them? And our school is not having any open tank, any water tank. If there is any construction work going on, then they block the path and tell us to go from somewhere else. So that is also a great precaution. Small changes make a better one. जी हाँ, इधर दीजिए इस बच्ची को। हाँ, there should be the presence of cameras, especially CCTV cameras, which can keep an eye on the children, that what are they doing and where are they going or what are their activities, so that we can ensure more and more safeties in our schools. बच्चे आप बताओ, आपके स्कूल में आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो, या आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है? यस मैम, हमें लगता है कि हम सेफ हैं। सेफ हैं, अच्छे। ओके, इधर दीजिए जरा।
I think that my school is very serious about safety measures, and there is CCTV cameras and everything is up to the mark. But still, sometimes it happens that a small misunderstanding leads to a quarrel, and then I think that there should be some way that we could handle fights between, especially boys. It happens that small misunderstanding leads to big fights. Yeah, that's true. Boys की बात आई है तो यहाँ 2 boys बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछ लें कौन बोलेगा। क्यों लड़ते हो भाई आपस में इतना ज्यादा? boys बहुत लड़ते हैं, क्यों? कभी कुछ हो जाता है आपस में, कौन देखेगा? बोलो। अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में भी तो है, बताओ जरा। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमेशा लड़ना चाहिए। हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम आराम से बैठ के उसे किसी चीज़ को सुलझा सकते हैं, अपने आप सुलझा सकते हैं। ओके जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात करेंगे। हाँ बोलो। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि जो भी एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ पर कई स्कूल्स में देखा गया है, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे कोई भी गवर्नमेंट एडेड हों, वहाँ पर जो है जो एरियाज हैं उनको पॉइंट आउट तो करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है CCTV कैमराज हर जगह होते हैं पर वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई वहाँ पर वॉच नहीं करता, रेगुलेट नहीं कर पाते। ये मेन पॉलिसीज रेगुलेशन के लिए लानी चाहिए और अमेंडमेंट्स भी होने चाहिए। जी हाँ, इधर दीजिए। मैं जनरली ये बोलना चाहती हूँ, आई वॉज फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल, और मैं बोलना चाहती हूँ हम जब बसेस में आते थे, इट टुक हाफ एन आवर, और अगर एक टीचर का घर बीच में आ रहा है ऑन अ सेकंड स्टॉप तो वो वहीं उतर जाती थी। तो फॉर व्हाट रीजन इज शी देयर? मतलब आर स्टूडेंट सेफ? अगर कोई उतर रहा है तो कंडक्टर इज नॉट, आई डोंट फील लाइक कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ही शुड हैव अ चेक ऑन आरएस। वो तो कहीं पे भी रोक देता है बस, बट द टीचर्स आर दे रिस्पॉन्सिबल, दे आर पेड फॉर इट, बट आई डोंट फील लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके जी हाँ, इधर दीजिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस ये, मैं SDMC स्कूल में हूँ। सिक्योरिटी गार्ड तो किसी भी स्कूल में नहीं है हमारे यहाँ, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, एक सिंगल पोर्टल हो जहाँ किसी को भी कोई समस्या हो उस पोर्टल पर डाल दे तो उसके एक रिकॉर्ड हो जाए, ताकि हम हर साल एक बार चेक कर सकें कि किसके किसके खिलाफ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अग्रवाल साहब ने अकाउंटेबिलिटी की बात की, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होगी कैसे? क्योंकि जिन ऑफिसर्स को आप भेजते हो इंक्वायरी के लिए वो भी बायस्ड होते हैं, लॉबिंग चलती है, तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट मिलेगी नहीं। एक्चुअल रिपोर्ट के लिए आपको एक पोर्टल बनाना पड़ेगा जहां तमाम लोग अपनी प्रॉब्लम्स रख दें, उससे आप चेक करो कि किसी टीचर के खिलाफ अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया, सेम प्रॉब्लम उसके खिलाफ वहां भी आ रही है, दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर किसी प्रिंसिपल के खिलाफ आ रही है कोई शिकायत, दैट मीन्स वो कहीं भी आप ट्रांसफर करते हो। हमारे यहाँ पनिशमेंट क्या होता है? एक प्रिंसिपल जो मैम ने कहा कि कुर्सी पे बैठी रहती है, उठती नहीं है, ये एक्चुअल है, वो सारे दिन नहीं निकलती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? ऑफिसर भेजोगे वो कह देगा नहीं जी, कुछ खा पी के बना देगा सेटिंग की, नहीं बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी होगी, ऑनलाइन पोर्टल हो, CCTVs लगे, उससे पता चलेगा। अशोक पांडे जी, आपको क्या लग रहा है जो राय दे रहे हैं इसमें दम तो है? नहीं, दम तो है, मैं लेकिन ये देख रहा हूँ ना कि हमने अभी बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे से जो बहस शुरू की थी, उसके दायरे को हम इतना न बढ़ा दें कि हमारा मेन मुद्दा रह जाए। मैं सभी लोगों का ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहता हूँ कि सुरक्षा के कई आयाम हैं। ठीक है। एक बेसिक सुरक्षा है, एडवांस सुरक्षा है, अनफोर्सीन, जैसे किसी ने इसमें नेचुरल डिजास्टर की भी बात की, वो सारी बातें हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अपने मानस पटल पे बच्चों के प्रति जो उनको हमने ले लिया है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या क्या आयाम है कि अब उसमें वाटर टैंक खुला क्यों रह गया, कोई दरवाजा क्यों खुला रह गया, रेलिंग क्यों छोटी है, कोई ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं जाता, वो केवल स्टोर रूम है, वहां बच्चे क्यों चले जाएं। ये तो इतनी छोटी चीजें हैं कि एक बड़ी छोटी व्यवस्था से भी इसको हल किया जा सकता है। ये तो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि मैंने शुरू में कहा कि सुरक्षा को एक हमारे कल्चर का हिस्सा बनना चाहिए, और एक ये सस्टेनेबल हो, ये हमेशा के लिए हो। जैसा कि अशोक जी ने अभी कहा ना कि अभी हर लोग सचेत हो गए, बिल्कुल, उसके बाद एक महीने के बाद ये फिर भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई में क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा भी उसी का हिस्सा बनना चाहिए। और एक क्वालिटेटिव लिविंग जो बच्चों, लेट अस अप्रिशिएट लाइफ, ये चीज हमें टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को भी, आप अभी ये बात आ नहीं रही है, पेरेंट्स जो है एक वैन में 20-20 बच्चों को भर के भेज देते हैं, वो जिम्मेदारी किसकी होगी? वो किस रफ्तार से चला रहा है, क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि कोई एक अंग उसका जिम्मेदार है, ये बड़ी बच्चों को, पूरे सभी लोगों को मिलकर रेस करना है। इसलिए हम इस इंदिरा जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हाँ, इस पूरी कहानी में जो इन दो बच्चों की है, क्योंकि उस पे रुकेंगे तो बहुत से हमारे पास परिणाम निकलेंगे उसके। एक बात है कि दोनों बच्चे छोटे थे और
दोनों बच्चे, ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब अध्यापक बहुत कम उनसे कभी किसी पीरियड में मिले, कभी किसी में, कि भाई इससे इसमें मैथ्स, ऐसा नहीं था। वो परिचित थे। वो जब कक्षा में नहीं थे, क्यों नहीं पता चला? मानी क्या हो गया है कि अध्यापक और बच्ची का जो एक रिश्ता था कि आंख से दिखता था कि अरे ये कहाँ चला गया, वो तो खत्म हो गया, पता नहीं चला। एक बात। दूसरी बात, पूरी बात में डॉक्टर साहब भी ये बात कह रहे हैं, मतलब शब्द फर्क हैं। बच्चा स्वभावतः जन्म से जिज्ञासु होता है। सही बात है। वो तो हर समय ही यही करना चाहता है, उसको छूट दी जाए तो। वो था टैगोर ने लिखा है अपने बारे में भाई, पर स्कूल में तो जी लगता नहीं था, वो बीमार होने की कोशिश में लगे रहते थे कि न जाना पड़े। तो क्या वो विद्वान नहीं थे? हम जो ये तरह तरह के अब नाम दे रहे हैं, ये कोई बीमारियां नहीं है। हर बच्चे की प्रकृति अलग है। अध्यापक को ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चा अगर बार बार जा रहा है तो इसको मतलब मन नहीं लग रहा है, मन लगाने की कुछ प्रक्रियाएं करें भाई, और देखें तो जरूर जी। मतलब वो तो देखना ही पड़ेगा। आप घर में नहीं करते क्या? कोई ऐसे बच्चे को जो थोड़ा ज्यादा चंचल होता है, माँ बाप थोड़ा ये कह देते हैं ये थोड़ा थोड़ा मतलब ये लाडला ज्यादा है, बस इतना ही कहते हैं जी। अशोक जी जो बात करें, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जी, बोलिए। बहुत सारी कमेटीज बनी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इशू किए हैं, हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए हैं, हमारे कानून की किताबों में बहुत कुछ है। अब जैसे दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में है कि स्कूल के अंदर डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, है। हाई कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ा कि आप सिक्योरिटी गार्ड्स रखिए, लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स रखिए, लेडी जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, मतलब इतना कुछ है। अगर उसको हम फॉलो करते हैं ना, तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता है। हम फॉलो कुछ नहीं करते, हम एकदम किसी चीज को देखना नहीं चाहते, हम चलते हैं दौड़ते जा रहे हैं, उसी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब टीचर्स की कॉम्पिटेंसी पे बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे एक बार हमने बहुत सारे जगह कैंप्स लगाए थे, हमें कोई 1000 के करीब कंप्लेंट्स मिली एडमिशन की, ये वो दुनिया भर की बच्चों की। उसमें हमने देखा 5 कंप्लेंट हैं जो अलग अलग बच्चों ने लिखी और एक सरकारी स्कूल के टीचर के खिलाफ लिखी है। तो हमने जब ज्यादा मालूम किया तो पता लगा कि वो सब सारे स्कूल के बच्चों को पीटता है, डेस्क में से डंडा निकाल के पीटता है। और बाद में जब वो सस्पेंड हुआ तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन में कहा कि मेरा जरा दिमाग जो है वो खराब है और मैं आयुर्वेदिक का इलाज करा रहा हूँ। तो अब कैसे करोगे आप? जी भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पोक्सो का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और सरकार को चाहिए कि उनको जल्दी से ही ऐसे जो केसेज होते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाया जाए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सही बात है जी। हाँ बोलिए। मैडम, सभी लोग प्रश्न उठाते हैं कि सरकार को करना चाहिए या प्रिंसिपल को करना चाहिए या शिक्षक को करना चाहिए, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे पे डालते हैं। अभिभावक कभी सोचता है 2.5 साल या 3 साल के बच्चे को वो स्कूल में डाल देता है, बिल्कुल वहाँ इतना उसका बचता है जितना उसका वजन नहीं होता है। वो क्या पढ़ा है, क्या आया, उससे कोई मतलब नहीं होता। बच्चा आया, क्या खाया, नहीं मतलब बच्चे ने क्या पढ़ा है ये बताइए। वो ये नहीं देखते हैं कि स्कूल गए हैं, स्कूल कैसा है, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, ये नाम है, हाई फीस है, तो स्कूल अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा होगी। बिल्कुल। एक मैडम, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल में इंफ्रा की अच्छी सेवा नहीं है, तो उसके लिए विकलांग बच्चों के लिए अच्छी इंफ्रा का व्यवस्था करनी चाहिए और यौन दुराचार का मेन मुद्दा, इस पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दिव्यांग बच्चों के लिए तो डबल जिम्मेदारी बन जाती है। इधर दीजिए बस। हाँ, आखिरी 2 बच्चे हैं। कि अगर हर आदमी अपनी अपनी वो समझे, जिम्मेदारी समझे, तो मेरे ख्याल से इन सब घटनाओं को कुछ कम किया जा सकता है। खत्म नहीं हो सकती लेकिन कम किया जा सकता है। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हाँ भाई मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है जी। इधर मैम को दीजिए। हाँ, I'm very much satisfied with what ma'am said, because you know in all the schools the management try its level best to provide safe environment to the children, but the fact is that they can face this environment anywhere, even outside school also. So what we have to do is थोड़ी general awareness। हम ये सोचते हैं बच्चा है समझेगा नहीं, एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं उसको सिखाने की कि बेटा दिस इज सेफ एंड दिस इज अनसेफ फॉर यू। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डाल देते हैं, दैट इज नॉट फेयर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी हर एक को, लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्था का भी प्रश्न है, उस व्यवस्था को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ हमें इस व्यवस्था के सवाल को दुरुस्त करना होगा, स्कूलों को दुरुस्त करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं फाइनल कमेंट्स लेंगे हमारे विशिष्ट मेहमानों से चर्चा में। You think you've seen it all? Think again. Behind the silence of the deepest oceans lies the strength of a mighty force. A force whose bravest rise from the darkest depths when the world sleeps. Far away from city lights, proudly for the glory of white.
Watch navies of the world united through oceans at the International Fleet Review at Visakhapatnam. आ गया राजू बेटा, हम सब 10 फरवरी सुबह रेलगाड़ी से तुम्हारी मौसी के घर जाएंगे। 10 फरवरी को? पर उस दिन तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। अरे हम सब 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। राजू ठीक कह रहा है, उस दिन स्कूल में सब बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। पर कृमि नियंत्रण करना क्या इतना जरूरी है? हाँ, कृमि बच्चों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खा लेते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में खून की कमी, कुपोषण और वृद्धि में रुकावट आती है, जिसके कारण बच्चे की सेहत, शिक्षा और कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। पर मेरी छोटी बेटी तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों और स्कूल ना जाने वाले बच्चों को यह दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलवाई जा सकती है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू। बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब? बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है, अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा में और फाइनल कमेंट्स लेंगे। किस तरह से हम अपने बच्चों को और ज़्यादा सुरक्षित माहौल स्कूलों में दे सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, एक चेकलिस्ट तरह देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहेंगे? किस तरह के प्रिकॉशंस करने चाहिए, किस तरह के खासतौर से जैसे आप कह रहे थे कि मानसिक रूप से हम कितना सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे हिसाब से जैसे अभी कहा जा रहा था कि जो टीचर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो एक 1:50 की रेशियो है, 60 की रेशियो है, तो जो उनसे बच्चे बिलो नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं एकेडमिकली या जिनके बिहेवियर में कुछ अलग हटके चीज़ है जो कि आपको लगता है कि बाकी बच्चों में नहीं है, इस तरह के बच्चों पर स्पेशल फोकस करके उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन और ज़रूरत पड़ने पर काउंसलर को बीच में डाल के मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करके और उनको इस तरीके से उनको एक तरह से अलग से आउट करके या बिल्कुल एक टैबू की तरह ना करके एक नॉर्मल बाकी बच्चों की तरह उनको ट्रीट करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना। जो बच्चे आपको लगता है अलग हटकर हैं उनके लिए, चाहे वो परफॉर्म कम कर रहा हो, चाहे वो इतना नटखट हो कि वो 2 मिनट भी ना बैठता हो, बाकी बच्चों को तंग कर रहा हो, तो मेरे हिसाब से ये हाई टाइम है इस सेंचुरी में मनोविज्ञान को जड़ तक लाने का बच्चों के लिए। जी अशोक जी, खासतौर से अभी एक बात ये भी उठी कि सब छोटे छोटे बच्चों को तो 3+ में तो आप एडमिशन देना चाहते हैं स्कूलों में, वो बिग स्कूल में आ जाते हैं और वहाँ अपने को खोया हुआ महसूस करते हैं, वो जुड़ाव महसूस नहीं करते, उसकी वजह से भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं, आज तो दिल्ली सरकार के जो वकील थे, दिल्ली हाई कोर्ट में नर्सरी वाला एक मामला चल रहा था, उसमें वो बोल रहे हैं कि अब ये बच्चे जो नए आ रहे हैं बच्चे, वो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इसलिए जल्दी से जल्दी उनको जो है स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। अब पता नहीं ये कहाँ तक साइंटिफिकली जो है वो बात सही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेफ्टी के मामले में, सुरक्षा के मामले में 0 टॉलरेंस होनी चाहिए।
क्या कोई कंप्रोमाइज, क्योंकि जब आप कंप्रोमाइज करेंगे सेफ्टी के मामले में घटना हो जाएगी। और इस मामले में मुझे लगता है कि हर स्कूल यही चाहता है कि मेरा स्कूल कोई कंप्लेंट ना हो, सेफ हो, लेकिन मुझे लगता है कई जगह जहाँ अपॉइंटमेंट्स का मामला है, ये मामला है, वो मामला है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पूरी तरीके से ना इन्वॉल्व करना चाहिए। स्कूल्स जो है, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत अवॉइड करते हैं पेरेंट्स को, और इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैंने देखा एक रिक्शे के ऊपर एमसीडी के बच्चे जा रहे थे, एमसीडी स्कूल के, मैंने हेड काउंट करे 16 बच्चे रिक्शे के अंदर जो थे ना वो जा रहे थे। अगर जरा सा भी कोई रिक्शा स्लिप हो जाए या जरा सा भी किसी के साथ टक्कर हो जाए, एक घटना हो जाएगी। तो जीरो टॉलरेंस की जरूरत है मुझे लगता है। नहीं, लेकिन जैसे कि बात हो रही थी कि स्कूलों को किस तरह से अकाउंटेबल बनाया जाए। नहीं, देखिए, अगर आप एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उनको भी पता हो कि कोई एक्शन होता है, तो एक्शन मतलब हर एक का डर तो बना रहना, डर नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि वो एक्शन तो दूर रह जाता है, पेरेंट्स इसलिए कंप्लेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बड़े स्कूल में बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन मिला है, और अगर इस तरह से करेंगे तो आपको अलग थलग किया। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स अब शिकायत करने लगे हैं। मुझे याद है जब एक एमसीडी के स्कूल में एक छोटी सी लड़की के बाल नोच लिए थे, एक ने सर से बाल ही खींच लिए थे, तो मैं गया पेरेंट्स के पास, मैंने कहा नहीं आप इसकी शिकायत करो, कहेंगे नहीं मास्टर जी ने हमें से माफी मांग ली है, हमने माफ कर दिया है। बताइए। तो मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस जो है ना, मतलब ऐसे केसेस के अंदर अगर माँ बाप ने विड्रॉ भी कर लिया कंप्लेंट, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। मुझे लगता है कहीं कंप्रोमाइज करेंगे तो घटना होगी। भट्टाचार्य जी, फाइनल कमेंट्स। तो पहले बात ये कहते हैं, एक्शन की बात आती है, सारी दिल्ली में कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 30 लाख 35 लाख बच्चे पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल मिलाकर, और इस 35 लाख स्कूल और कितने हजार स्कूल होंगे, इनके लिए अगर केवल आप एक्शन की बात करते हैं जिसका कोई फल होने वाला नहीं है। होनी चाहिए सिस्टम, होनी चाहिए प्रॉपर मॉनिटरिंग, होनी चाहिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक अपनी जिम्मेदारी को हम नहीं समझेंगे तो ये सारे नियम कानून से कोई काम होने वाला नहीं है। जो पहले बताया कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो, एक अच्छे सिस्टम हो स्कूल के अंदर, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा काम होने वाला है, न कि केवल मात्र सरकारी आदेश के द्वारा। जैसे कि अभी एक बात आई है ऑडिट कराने की, एक ऑडिट हो जाएगी, उसके बाद ऑडिट के बाद सारे आप भूल जाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद कोई दूसरी घटना होगी, फिर आप हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे, फिर इस बात को हम मुद्दे को उठाएंगे, फिर कहेंगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब इससे कोई फल आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक सिस्टम को डेवलप करिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाइए, एक टीचर्स को ट्रेन करिए, एक सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करिए, और इस तरह से हम अपने बच्चों की सिर्फ केवल मात्र आप शारीरिक एक सुरक्षा की बात ना करिए, जो कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों बहुत आवश्यक है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक 10 साल का बच्चा क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ता, 0 नहीं मिलता है मैथ्स में, अंग्रेजी बोल नहीं पाता है, हिंदी में उसे परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एक बहुत अच्छे टीचर थे, उन्हें वो ले गए स्टूडियो में, और उसके बाद एक म्यूजिक बनाना शुरू किया। म्यूजिक बताते वो बच्चा उस म्यूजिक के साथ एक नाचने लगा। उसके बाद देखा गया वो बच्चा इतना टैलेंटेड था उस डांस में, अल्टीमेटली वही बच्चा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डांसर बना। तो ये बात है ऑब्जर्व करने की, बात बच्चे की यूनिक पोटेंशियलिटी को समझने की। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता होती है, उस क्षमता को पहचानो, उसे रिकग्नाइज करो, उसे रिस्पेक्ट करो, देखो उसका फल क्या निकलता है। बिल्कुल। इंदिरा जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, ऐसा है कि हम कहते हैं, ले लेते हैं सबको, पर सब व्यक्ति न तो अध्यापक हो सकता है, न अध्यापक हृदय होता है वो। और इसको सोचना पड़ेगा कि मैं मानती हूँ कि सेप्टिक टैंक और टैंक, उसमें तो व्यवस्था की दिक्कत थी, वो अध्यापक का नहीं था इतना जितना सबका, किसी की जिम्मेवारी रही होगी उसके लिए भी, और किसी ने सेप्टिक टैंक भी खोला होगा, वो बंद क्यों नहीं करके गया। मुख्य अध्यापक ने शिकायत करी कि नहीं करी, क्यों नहीं करी, अगर नहीं करी और करी तो किसको करी, सारे लोग जिम्मेवार हैं। मगर वैसे मैं जानती हूँ कि अगर एक संवेदनशीलता अध्यापक में हो, वो एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, वो पैदा नहीं की जा सकती, वो होती है या नहीं होती है। अगर तो है तो बच्चा आंख से ओझल हुआ और पता चला, और पता चलने के साथ उसकी सुरक्षा और उसके साथ लगाव इतना होता है, जाएगा ही नहीं, वो क्यों भटकेगा, नहीं झांकेगा, और उसकी बात समझ में भी आएगी अगर एक बार कह दिया जाएगा कि बेटा ऐसी चीजों से दूर रहो। वरना तो वो ये
मैं कहती हूँ मैं भी पहली बार देखूंगी, अरे यार चढ़ के सीढ़ी पे देखना चाहिए इस कमरे में क्या है। अगर आप मस्तिष्क रखते हैं, हर वक्त सोचते हैं, तो आप वही करोगे जो मना किया जाएगा। ये तो मानव का स्वभाव है, हमारा सबका है। तो मेरे विचार से थोड़ा सोचा जाए कि अध्यापक जो बन रहा है वो कितना उस कार्य के लिए वास्तव में बना है। हाँ बना है, मतलब थोड़ा देखना पड़े। जी इफ्तिखार हुसैन सर, मैं इस सुरक्षा को लेकर अगर ये कहना चाहूँ कि इसमें सिर्फ अकेला टीचर या प्रधानाचार्य ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा अंतर है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सारा सिस्टम है, वहाँ एक कमेटी है जो प्रधानाचार्य के जरिए कामों को ठीक से कराने में सक्षम होती है। सरकारी स्कूल में क्या है कि शिक्षा के अतिरिक्त जहाँ शिक्षा का सिस्टम है, यानी विद्यालय भवन जहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का मैटर है, वहाँ पर प्रधानाचार्य और टीचर्स के हाथ में कुछ नहीं है। उनके हाथ में अगर होता तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें एप्लीकेशन देनी होती है। आगे काम करने वाला हर काम का अलग अलग सिस्टम है। वर्क्स डिपार्टमेंट एमसीडी के अंदर अलग काम करता है। हमारे ये विद्यालय नहीं है, एक्सटेंशंस ऑफ स्कूल्स है, सच बात है। प्लस तो 50,000 फंड का क्या हुआ भाई, जो करा के आई थी, मिलता है कि नहीं? है बहुत जद्दोजहद से कराया था, मिलता है तो मिलता है तो सेप्टिक टैंक बंद करा सकते हो ना। बिल्कुल वही मैं उसी बात को मैं आगे इस तरह लाना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज है, मेरी बात पूरी नहीं हुई कि जो भी चीज है हम लोग टाल देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एप्लीकेशन देकर एक प्रधानाचार्य ने ये सोच लिया कि मेरा काम खत्म हो गया। टीचर ने अपनी ड्यूटी समझ ली कि मैंने प्रधानाचार्य के माइंड में डाल दिया कि साहब फला चीज ऐसी हुई है, अपने दायित्व को नहीं निभाया। जब से 50,000 का सिस्टम, जैसा मैडम ने कहा है कि आने लगा है, यकीनन कुछ टीचर्स या प्रिंसिपल ने अपने स्कूलों को बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि अगर सेफ्टी टैंक खुला था, अगर उस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, अगर प्रधानाचार्य 50,000 में से उसमें एक सिल्ली या कोई लोहे की चीज लाकर उस पर ढक देते और उसको ठीक से बंद कर देते, तो ये नौबत नहीं तब होता ना जब ध्यान होता। जी जब ध्यान होता, ऐसा नहीं हो पाता है। जी अशोक जी, फाइनल कमेंट्स। मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि इस पूरी समस्या को मैं 4 स्टेजेस पर रखना चाहूँगा। पहला, मैडम ने जैसा कहा कि एक बहुत ही सुपीरियर, सेंसिटिव, कमिटेड लीडरशिप की ज़रूरत है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। दूसरा, कुछ व्यवस्था की गड़बड़ियाँ वो होनी चाहिए। अब वो कंस्ट्रक्शन का है, किसका है, उसको भी किया जा सकता है। तीसरा, जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो सेफ्टी इश्यूज आते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए एक अलग व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। और चौथी चीज जो बहुत है कि कुछ ऐसी प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए कि कभी अब किसी बच्चे को अनकॉन्शियसनेस हो गई, क्या हमारा सिस्टम तैयार है उसके लिए? बिल्कुल। तो इन 4 चीजों में अगर हम एक बना दें ऑडिट सिस्टम या चेकलिस्ट, जैसे हमारे भट्टाचार्य साहब ने कहा, तो हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी एक व्यवस्था बनानी चाहिए और एक वो सस्टेनेबल प्रोसेस होना चाहिए और हम सभी लोगों के कॉन्शियसनेस का, कल्चर का वो हिस्सा बनना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अशोक जी सही कह रहे हैं। और ये चेकलिस्ट ऐसी है जिसे वाकई जेब में डालकर रखना चाहिए स्कूल के प्रधानाचार्य को, टीचर्स को, ताकि वो अपने स्कूल में बच्चों को एक बिल्कुल सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सकें और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को तो खैर हमें समझना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा हम जिम्मेदार होंगे उतने ज़्यादा हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।